हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी प्रस्तुत की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। उसकी आंखों के पपोटे भारी हो गए, जैसे उनमें कई बोतल शराब का नशा घोल दिया गया हो। उसने अपनी कटोरा सी आंखें जरा ऊपर उठाईं और पूछा, कैसी, कोई खास बात महसूस हुई आपको? हाँ, तेरे जिस्म की महक महसूस की है। ये महक मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा और जब लौटूंगा तेरा सुंदर सपना पूरा होगा। उसकी आंखें झुक गईं। मैं आपका इंतज़ार करूंगी। और रूपा की बूंद सराय में वो चांदनी रात भी प्यार के निर्वाण में गुजर गई। दूसरे दिन हम सवेरे ही नाश्ते से फारग होकर सफ़र के लिए तैयार थे। साइस रूपा ही में छोड़ दिए, मैं, सुंदरमती और पीगू छोटी लारी में बैठकर बाटी पारा की तरफ रवाना हो गए। सुंदरमती मेरे साथ अगली सीट पर बैठी। कभी कभी आंख उठाकर देखती तो मेरे मन के जंगल में भी उसके जिस्म की खुशबू फैलने लगती। ऊंचे नीचे हरे भरे पर्वतों के वही नज़ारे थे और रबड़ के जंगलों में मेहनत कश मर्दों और औरतों के जोड़े पहले की तरह जीवन की मशक्क़त से दो चार थे। जू जू लारी बुलंदियों से उतरती गई, मेरे दिल के सुंदरमती से जुदा होने का एहसास तड़पने लगा, क्योंकि बाटी पारा करीब आ रहा था और उससे बिछड़ने की घड़ी भी। बाटी पारा के करीब पहुंचकर लारी कुछ देर के लिए रुक गई। सड़क पर एक और लारी खड़ी थी। कोई जवान आदमी उसकी झपट में आकर हलाक हो गया था और उसकी नौब्याहता दुल्हन अपने पति की लाश पर चीख चीख कर रो रही थी। लोग उसके इर्द गिर्द जमा थे और पुलिस अभी तक नहीं पहुंची थी। मुसाफिर अलग परेशान थे, क्योंकि ड्राइवर और क्लीनर दोनों ही फरार हो चुके थे। बड़ा जिगर खराश हादसा था। बेवा होने वाली दुल्हन की चीखें सुनी ना जाती थीं। मैंने ये मंजर देखा तो काम कर रह गया। सुंदरमती ने भी मजबूती से मेरा बाजू पकड़ लिया। हमारी लारी के ड्राइवर ने हार्न दे दे कर लोगों को सड़क से हटाया और एक जन्म से लारी निकाल कर ले गया। बाटी पारा में लारी में से उतरे तो दोपहर हो गई थी। अब गुवाहाटी के लिए गाड़ी शाम ही को मिल सकती थी, जहां से मैं चट्टागांग जाने वाली ट्रेन पकड़ सकता था। शाम तक मुझे बाटी पारा में क़याम करना था। सुंदरमती ने उस क़याम के लिए अपनी आबाई हवेली में बंदोबस्त किया। पीगू के पीछे पीछे हम हवेली में पहुंचे तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि 3 सदियां पुरानी हवेली अपनी कदीम शान शौकत के साथ खड़ी थी। एक बूढ़े असामी कबायली ने, जो हवेली की चौकीदारी करता था, हमारा स्वागत किया। सुंदरमती ने बताया कि उसके दादा मंगल साव ने हवेली की मरम्मत कराई और एक कमरा गिराकर दोबारा तामीर करवाया था, लेकिन हवेली का कदीम असामी तर्ज तामीर जूं का तू रहा। देवड़ी गुजरते ही शहर में एक 12 दरी नुमा अस्तोपा नजर आया, जिसकी बूद तर्ज की छत के नीचे 100 खानदान के बानी गुची 100 का वैसा ही मुजस्मा दिखाई दिया जैसा 100 गारी में देख चुका था। अरे, मैंने हैरत का इजहार किया, गोची 100 की मूर्ति यहाँ भी है। यहाँ तो होनी चाहिए थी, सुंदरमती बताने लगी। इसी हवेली में होने वाले हादसे के बायस उसने बुद्ध धर्म कबूल किया था और अचानक मेरे तस्वर में 3 सदियां पहले का वाक़या घूम गया, जब गोची साव ने एक कंवारी कन्या की इज्जत लूटने की कोशिश की और इज्जत बचाते बचाते पहले लड़की का बाप मरा, फिर लड़की खुद कटारी घूम कर मर गई थी। मगर मरने से पहले उसने गोची साव को श्राप दिया था कि उसकी आत्मा हमेशा उसका पीछा करती रहेगी और वह जीवन भर दुख भोगता रहेगा। सुंदरमती की जुबानी मालूम हुआ कि जब उसके पिता स्वरूप साव जी बाटी पारा आते या किसी दूसरे शहर जाते हैं
तो अपने सफ़र के दौरान रत्नागिरी से आते या रत्नागिरी की तरफ जाते इसी हवेली में ठहरते हैं। वो खुद भी हर इतवार को हॉस्टल छोड़कर हवेली में आ जाती और छुट्टी की रात यहाँ गुजारकर हॉस्टल में वापस चली जाती है। स्वरूप जी के पिता मंगल साहू जी की आखिरी उम्र तो इसी हवेली में गुजरी, बल्कि उसकी आरती भी साहूगारी की बजाय बाटीपारा के शमशान में जली थी। असामी चौकीदार और उसकी बीवी हवेली को साफ सुथरा रखते थे। सुंदरमती मुझे उस वसी कमरे में ले आई जो उसने अपने लिए मखसूस कर रखा था। यहाँ आराइश की हर शय मौजूद थी। पिंग काउच, कुर्सियां, मेज, पर्दे, गुलदान, हत्ता के खूबसूरत कालीन भी। उस कमरे से साहू खानदान की इमारत का पता चलता था। पीगू दोपहर का खाना कमरे में ही ले आया और जब मैं खाने से फारिग हुआ तो सुंदरमती कहने लगी, कैशी, आपको रात का सफ़र करना है, बेहतर है थोड़ी सी नींद ले लें। मैं उसी के पलंग पर लेट गया। थोड़ी देर के बाद क्या देखता हूँ कि ट्रेन में बैठा सफ़र कर रहा हूँ और रात के अंधेरे में गाड़ी भागी जा रही है। लेकिन गोबाटी के करीब दरियाए ब्रह्मपुत्र का पुल अबूर करते हुए रेलवे ट्रेन को हादसा पेश आ जाता है और गाड़ी का सिर्फ वो डब्बा जिसमें मैं सवार हूँ ट्रेन से कट कर दरिया में गिर जाता है। मुझे दूसरे मुसाफिर तो कहीं नजर नहीं आए, लेकिन मेरी लाश ब्रह्मपुत्र में तैरती हुई मिल जाती है और जब उसे निकाल कर शहर पर लाया जाता है तो सुंदरमती बाल खोले मेरी लाश पर गिर जाती है और बैन करने लगती है। बड़ी जिगर गिराश हैं उसकी चीखें और वह दुख भरी आवाज़ में फरियाद करती है, कैशी, मैं आपके बच्चे की मां न बन सकी। अचानक आंख खुलती है तो क्या देखता हूँ कि हवेली में एक पुरतकल्लफ पलंग पर लेटा हूँ और सुंदरमती मेरे सरहाने खड़ी कंधा झंझोड़ रही है। उठिए कैशी, ट्रेन का वक्त हुआ चाहता है। दीवार से अवीज़ा क्लाक पर नजर पड़ी तो गाड़ी जाने में सिर्फ 1 घंटा रह गया था। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा और इस अजीबोगरीब सपने पर जो ऐन दिन के समय देखा और जीवन में पहली बार दिन में सपना देखा था। सुंदरमती मेरे लिए चाय तैयार करने बाहर निकल गई और मैं पलंग पर बैठा सोचने लगा कि शायद दिन का यह भयानक सपना इस जहनी परेशानी की छाया है जो लारी का एक्सीडेंट देखकर हुई थी। उस हादसे में एक जवान मर्द मर गया और एक नौबहता दुल्हन बेवा हो गई जो उसकी लाश पर चीख चीख कर रो रही थी। मैंने अपनी लाश की सूरत में उसी नौजवान की लाश और सुंदरमती के रूप में उसी नौबहता अभागन की मुसीबत देखी है। फिर इस ख्वाब को भूल जाने की कोशिश की, मगर फौरन मेरे अंदर थारो कैशिफ बोल उठा, अरे कहीं इस धोखे में ना रहना कि ब्रह्मपुत्र के पुल पर रेलवे ट्रेन को हादसा पेश नहीं आ सकता और तुम रंगामती पहुंच जाओगे। थारो कैशिफ, जिंदगी इत्तफाकात और हादसात का नाम है। अगर इत्तफाक से 40-50 रुपए की बजाय 200 रुपये माहवार की नौकरी हासिल कर चुके हो और सुंदरमती के साथ तुम्हारा लगन हो गया है तो अब कोई हादसा तुम्हारी खुशियों को बर्बाद भी कर सकता है। मत भूलो कि जीवन की डोर मौत के हाथ में होती है। अगर आज तुम गाड़ी पर सवार हुए तो हो सकता है ये सफ़र तुम्हारे जीवन का आखिरी सफ़र बन जाए और सचमुच ब्रह्मपुत्र में डूब जाओ। ज़रा सोचो कि तुम्हारा एक्सीडेंट की खबर सुनकर बेचारी सुंदरमती पर क्या बीत जाएगी जो तुम्हारे मिलाप के हसीन सपने देखती और अपनी कोख से तुम्हारे बच्चे को जन्म देने की शदीद ख्वाहिश रखती है। तुमने उसके जिस्म की महक तो अपने दामन में बांध ली है, मगर उसे क्या देकर जा रहे हो। गौर किया तो मेरे अंदर का थारो कैशिफ ठीक कह रहा था, क्योंकि कोई भी विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि एक दिन 1 घंटे के बाद क्या होगा, बल्कि सांस का रिश्ता तो पल 2 पल के अंदर टूट जाता है। मेरे जहन में सुंदरमती के बारे में बड़े बड़े अजीब ख्याल गुजरने लगे और वह उसी लम्हे लौट आई। अरे आप अभी तक बिस्तर पर बैठे हैं, उधर गाड़ी का समय हो रहा है, उठकर नहा लीजिए ना। सवेरे नहा लूँगा। सवेरे क्यों? आज सफ़र का इरादा मुलतवी कर दिया है, कल जाऊँगा। आज क्यों नहीं? उसने हैरत से पूछा। एक रात इस हवेली में तेरे साथ गुजारना चाहता हूँ। यक लख्त सुंदरमती के गाल सुर्ख हो गए, चेहरे पर खुशियों का जाला फैल गया और आंखों में वही मस्ती उद कर आई जो रूपा की बुध सराय में उसकी आंखों से झांकती रही थी। अपनी आवाज़ में औरत की पूरी मिठास पैदा करके कहने लगी, कैशी, आपने मेरी मर्जी मान ली तो मैं पीको से कह दूंगी कि स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं, साहब कल जाएंगे। हाँ कह दो। और अब जो मुड़ी तो उसकी चाल में भी एक ऐसी मस्ती थी, उसका अंग अंग गोया नाचने गाने लगा। फिर वो दरवाजे पर अचानक रुकी
पलटी और चेहरे पर नई बहार और आंखों में मस्ती का नया खुमार लिए इठलाती हुई मेरे पास आई और करीब बैठकर पूछा। मैं ये पूछना तो भूल ही गई थी कि अचानक आपको सफ़र मुलतवी करने का ख्याल क्यों आ गया। आज जब सोया तो एक अजीब सपना देखा। फिर मैंने उसे अपना सपना सुनाया तो वो दम बखुद रह गई। मैंने कहा कि यह सपना देख लेने के बाद मैं तुझे निराश छोड़कर नहीं जाना चाहता। सुंदरमती का जीवन का क्या भरोसा। अगर सफ़र में सचमुच कोई हादसा पेश आया तो क्या शांति के साथ मर सकूंगा। वो खौफजदा सी हो गई और सिसकती हुई बोली, मैं तो कुछ दिन बिछड़ जाने के ख्याल से तड़प रही थी। आप जीवन भर के लिए साथ छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। दुनिया में अनहोनी हो जाती है सुंदरमती, इसलिए चाहता हूं कि तेरी कामना पूरी हो जाए। उसने तड़प कर पहलू बदला। कैशी, मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए जो आपसे हमेशा के लिए जुदा कर दे। मैं आपको चाहती हूँ। भगवान से आपकी वापसी की प्रार्थना करूंगी। अपना सफ़र मुलतवी ना करें और आज ही ट्रेन में सवार हो जाएं। चाची की आज्ञा के बगैर हम लगन रात नहीं मनाएंगे। यह सुंदरमती का आखिरी फैसला था। मैंने देखा कि वह पसीने में भीग रही है और उसका जिस्म एक बार फिर ठंडा हो गया था। शायद उसे अपना सपना सुनाकर भूल की थी। मैंने खुद को दोबारा सफ़र पर आमादा कर लिया। अच्छा सुंदरमती, मेरी वापसी के लिए प्रार्थना करना। चाय पीने के बाद जब मैं रुखसत होने लगा तो चरणों में बैठकर उसने मेरे पाँव चूमे और पाँव चूम कर उठी तो वो बोली, कैसी, गाड़ी के आखिरी डब्बे में सवार ना होना, किसी बीच के डब्बे में बैठना। मगर जब पीगू के हमरा रेलवे स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी चल पड़ी थी और मैं भागकर आखिरी डब्बे में ही सवार हो सका। गाड़ी बाटीपारा को छोड़ती आगे बढ़ रही थी और मैं सोच रहा था कि जब सुंदरमती को पीगू की जुबानी मालूम होगा कि मैं गाड़ी के आखिरी डब्बे में बैठा हूँ, उसका कलेजा धक से रह जाएगा और बुरे बुरे विचार उसे परेशान कर देंगे। खुद मेरा दिल भी इस ख्याल से बुरी तरह धड़क रहा था कि जिस बात से सुंदरमती ने मना किया था वही हो गई। और रेलवे ट्रेनों के अगले या पिछले डब्बे ही आमतौर से हादसों का शिकार होते हैं। दरिया ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी के दरमियान से गुजरता है। आधा शहर उसके किनारे, आधा उस किनारे। जब गाड़ी ब्रह्मपुत्र का पुल पार करने लगी, उस डर से ना जाने अब क्या हो, मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। मगर कुछ भी ना हुआ और गाड़ी किसी हादसे के बगैर दरिया पार कर गई। मालूम हुआ कि मैंने बाटीपुरा की हवेली में दिन को जो सपना देखा था वो दरअसल एक ख्वाब परेशान था। गुवाहाटी से चट्टागांग के लिए गाड़ी बदलना पड़ती है। सफ़र रात भर जारी रहा। दूसरे दिन मैं चट्टागांग रेलवे स्टेशन पर उतरा तो जिस्म थकावट से और रात भर जागने से भारी हो रहा था। रंगामती चट्टागांग से शमाली मशरक की जानब 31-32 मील के फासले पर दरियाई कर्नाफली के किनारे वाक़या है। हाट बारा से जो चट्टागांग से उतर की सिमत 8 मील दूर है। एक पुरानी सड़क भी रंगामती जाती है, मगर चट्टागांग से करनाली में दरियाई लांच चलती और 6-7 घंटे में वहां पहुंचा देती है। मैं लांच में बैठ गया। अब अपने देश और अपनी धरती में था और लांच जिसमें रंगामती और चकमा कबाइल के देहात की तरफ सफ़र करने वाले लोग भरे पड़े थे। कर्नाफली के लहरों को चीरती बहाव की मुखालफ सिमत बढ़ रही थी। तो मुझे बाटीपुरा का सफ़र और रूपा से इधर वीरान पहाड़ों में साओ गाड़ी की बूढ़ी इमारत के वाक़यात पर तिलस्मी सपनों का सा गुमान हुआ, जैसे मैं कोई अजीबो गरीब ख्वाब देखता रहा हूँ। अल्फ लैला के अबुल हसन की तरह सोते जागते का ख्वाब। मगर साओ गाड़ी में भगवान के सुंदर नृत्य की जल पिना से मिलना कोई सपना ना था। सुंदरमती से लगन और बाटीपारा तक सफ़र कोई ख्वाब ना था। तो बाटीपारा तक पर्वतों की किसी अप्सरा की तरह मेरा मन बहलाती आई थी और उसने मेरे पाँव चूमकर मुझे अपने पुरखों की हवेली से रुखसत किया था। अचानक मैं इन सोचों से निकल आया। रंगामती करीब आ रहा था और कर्नाफली के दोनों साहलों पर जानवर चलते फिरते दिखाई दिए। रंगामती से थोड़े ही फासले पर हरी बड़ी पहाड़ी वादियों और घाटियों में चकमा और दूसरे बुद्ध कबाइल बांस के झोंपड़ों में रहते हैं, जिनसे पहाड़ों पर दूर दूर तक छोटे बड़े गांव फैलते चले गए। इस पूरे इलाके में अमूमन बांस जमीन में गाड़कर खपड़ियल के घर बनाए जाते हैं। बुद्ध कबाइल सदियों से इसी तरह जिंदगी गुजारते आ रहे हैं। रंगामती में अगरचा मुसलमान, हिंदू, बुद्ध सभी रहते हैं, मगर आसपास बुद्ध कबाइल की आबादी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ के समाज पर उन्हीं का रंग छाया हुआ है। ये भी बताता चलूँ कि रंगामती एक छोटा शहर है जिसे कर्नाफली पर दरियाई बंदरगाह होने की वजह से अहमियत हासिल है।
वरना उसे बड़ा कस्बा समझना चाहिए, जहां जहां छोटी छोटी झीलों और नदियों के किनारे नंग धरंग लड़के लड़कियां नहाते और खेलते नजर आएंगे। गरीबी आम है, लोगों को ना खाने के लिए अच्छा मिलता है, ना पहनने के लिए। कबायली मर्द और शहर के गरीब आदमी अगर कमर के गिर्द एक कपड़ा लपेट लेते हैं तो औरतों का पहनावा भी सिर्फ लैक होती धोती है। उस इलाके में कोई आदमी एक धोती के पहनावे पर हैरान नहीं होता। उसी लिबास में औरतें बांस की लदी फंदी टोकरियां, भारी गठरियां सरों पर उठाए और बदन पर धोती लपेटे शहर, मैदान और पहाड़ी घाटियों पर यकसा रवानी के साथ चलती फिरती नजर आती हैं। चकमा कबाइल के लोग, क्या मर्द क्या औरतें, दूसरे कबीलों की निस्बत कुछ दुबले पुतले, जरा गोरे और खूबसूरत होते हैं, जबकि इस इलाके में बसने वाले लोगों की रंगत आमतौर पर स्याही माइल है। रंगामती में रहने वाली चकमा लड़कियां शहरी औरतों की तरह शलूका और धोती पहनती और बालों के जूड़े बनाती हैं। शहर में बांस और खपरियल के झोंपड़े भी हैं और पक्के मकानात, दुकानें, बाजार भी। सब मजहबों के लोग मिलजुल कर रहते और अपनी अपनी रस्में मनाते हैं, लेकिन गुर्बत और लड़कियों की कसरत सब में मुश्तरक है। यही वजह है कि जवान लड़के रिश्ते ढूंढने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बाद मुसलमान अपनी शरह के मुताबिक 3-3, 4-4 बीवियां कर लेते हैं, मगर बुद्धों और हिंदुओं में दूसरी बीवी का रिवाज नहीं। लांच जब रंगामती की बंदरगाह पर लगी और मैं नीचे उतरा तो ना जाने कहां से निकलकर एक दुबले पतले लड़के ने मेरा टीची केस पकड़ लिया और साथ साथ चल पड़ा। अरे रमजू, तू कहाँ? बस बाबूजी, कोई पैसा टिका कमाने आया था, आपको देखा तो इधर भागा। सूफी अब्दुल जब्बार कैसे हैं? ठीक है, मजे में हैं। लड़के का असल नाम रमजान था, मगर लोग रमजू ही कहते। सूफी अब्दुल जब्बार का बेटा था। रंगामती में मुसलमान सूफियों का बड़ा चर्चा था। अक्सर मछेरे और सपेरे सूफियों की अजीबोगरीब तिलस्मी कहानियां भी सुनाया करते थे। सूफी अब्दुल जब्बार हमारे पड़ोस में ही रहते और बीक वक्त 3 बीवियों के शोहर थे। रमजू दूसरी बीवी से था। चलते चलते मैंने पूछा, अरे रमजू, कभी हमारे घर की तरफ भी गया है? चाची का क्या हाल है? आप तो ठीक है बाबूजी, पर पिछले दिनों चाची की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। क्या बुखार आ गया था? बुखार भी था और कमजोरी भी। अब्बा 1-2 बार गए और दवा दी थी, अब अच्छी हो गई है। फिर अचानक उसने इंकशाफ किया कि कई दिन से आपके रिश्तेदार भी आए हुए हैं, उन्होंने चाची की बड़ी खिदमत की है। मैं रिश्तेदारों का जिक्र सुनकर हैरान रह गया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, अगर था तो मैं उसे नहीं जानता, क्योंकि मेरे चाचा चक्रवर्ती सनहाई के स्वर्गवास हो जाने के बाद मैं और चाची के बेसहारा रह गए थे और कोई हमें पूछने नहीं आया। असल में चाचा का स्वभाव कुछ ऐसा था कि लोगों से बहुत कम मिलते, उन्हें लिखने पढ़ने से ही फुर्सत ना होती और एक तरह से तन्हाई का जीवन गुजारते थे। आखिरी दिनों में शायद कोई किताब लिख रहे थे, जिसके लिए रियासत मणिपुर के अलावा ढाका और कलकत्ता भी गए, मगर किताब पूरी किए बगैर ही दुनिया से चल बसे। मेरे माँ बाप के सिवा, जो मेरा बचपन ही में पुरलोक सदार गए, चाची का कोई नहीं था। ना उन्हें किसी से दिलचस्पी थी। सोचा हो सकता है कि चाची का कोई दूर का रिश्तेदार आ गया हो, मगर मैंने रमजू से कुछ कहना सुनना मुनासिब नहीं समझा। घर तो जा ही रहा था, रिश्ते नाते का पता भी चल जाएगा। रमजू मेरा टीची केस दूर ही से दरवाजे में रखकर वापस हो लिया और मैंने कुछ पैसे देने की कोशिश की, मगर उसने नहीं लिए और भाग गया। घर में दाखिल हुआ तो चाची को देखा, जो आंगन में खाट पर बैठी भात खा रही थी। मुझे देखते ही उसने भात की थाली एक तरफ रखी और उठकर बेख्तियार मुझसे लिपट गई। फिर उसकी आंखें भीग गईं, आवाज़ भर्रा गई। मैंने तसल्ली दी, अब क्यों आंसू बहाती है? तेरी चिट्ठी पढ़कर आ गया हूँ। ये तो खुशी के आंसू है पगले, मैं उन्हें नहीं रोक सकी। फिर वो पुकारने लगी, अरे माधु बहन और मंजूरी बेटा, देखो तो कौन आया है। मैंने हैरान होकर पूछा, चाची ये माधु बहन और मंजूरी बेटा कौन है? पहले तो मैंने ये नाम नहीं सुने। अरे अपने ही हैं, रिश्तेदार है क्या? रिश्ते नाते में कौन सी देर लगती है? फिर वह बताने लगी, दोनों माँ बेटी ने मेरी बड़ी देखभाल की है, चकमा घराना के हैं, मगर हमारा तो चकमा कबीले से कोई संबंध नहीं। तूने तो आते ही पुलिस वालों की तरह पूछ गोछ शुरू कर दी। जरा दम तो ले, सब कुछ बता दूंगी। इतने में रसोई घर से 40-45 साल की एक भारी औरत निकली। चकमा कबाइल की खिलती हुई रंगत, भारी भारी लंबी लंबी आंखें, नाक नक्शा भी ठीक था। जवानी में ज़रूर अपने कबीले की हसीन औरतों में शुमार होती होगी।
उसे देखते ही चाची मीना की तरह पिट पिट बोलने लगी। अरे माधु बहन, देख तो मेरा कैशव आया है। कैशव बेटे, प्रणाम कर अपनी मौसी को। मैंने प्रणाम किया तो चाची की माधु बहन ने मुझे दुआ दी। फिर करीब आकर मेरी बुलाएं लेने लगी और चाची से मुखातब होकर कहने लगी, जैसा तूने बताया था कैशव बेटा उससे कहीं बढ़कर सुशील और भाग्यवान है। चाची मेरी तारीफ सुनकर निहाल हो गई और मुझे भी रस्मी तौर पर माधु मौसी का शुक्रिया अदा करना पड़ा। हालांकि मैं नहीं जानता था कि वो किस नाते से मेरी मौसी है, क्योंकि चाची का तो चुकमा कबीले से दूर का भी वास्ता नहीं था। इसी असना में अंदर के कमरे से एक जवान गोरी और सुंदर सी चकमा लड़की लपकती झपकती बाहर आई। उसका कद अपने माँ से कुछ बड़ा था। गदराया हुआ बदन, कमर पतली लंबी लंबी और खूबसूरत खिलाफी आंखें जिनके पपोटे आंखों पर झुके हुए थे, सतवा नाक में छोटी सी नथनी, होंठ मोटे और रसीले, गाढ़ सेब की मानो चमकदार और भरे भरे, जिन्हें देखकर एहसास होता था कि फल पक गया है। चकमा लड़कियों की तरह शोक रंग की धोती और कमर तक चुस्त शलूका पहने, सर पर बहुत बड़ा जोड़ा बंधे, तेज तेज चलती मेरे करीब आई और दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। चाची फौरन बताने लगी, ये मंजूरी है तेरी माधु मौसी की बेटी, 8 जमात पढ़ी है, बड़ी सेवा की है इसने। सच पूछते हो तो जब से आई है मैं चलने फिरने लगी हूँ। अब मैं चाची का मतलब कुछ कुछ समझने लगा था। मंजूरी को गौर से देखा। शोक रंगदार लिबास में उसका मुतलासब जिस्म चकमा हुस्न की भरपूर झलक पेश कर रहा था। मैं मंजूरी को देखकर चकरा सा गया और चाची को खींचता हुआ अंदर ले गया। ये क्या चक्कर है चाची? अरे चक्कर कैसा, इतना बड़ा हो गया है, क्या तुझे कमारी बिठाए रखूंगी? फिर मुझे मनाने के अंदाज में बोली, मैंने तेरे लिए मंजूरी को पसंद कर लिया है, बड़ी सुंदर और सुगर लड़की है, तुझे खुश रखेगी। बाप चुकमा कबीले में बड़ी इज्जत रखता है, खाते पीते लोग हैं। यहाँ से सिर्फ 5 मील दूर पहाड़ी पर घर है। मंजूरी अपनी माँ के साथ मेरी खबर लेने आई थी और उसने आते ही घर संवार दिया, हर शाह चमका दी। तेरा कमरा तो बड़ी लगन से साफ किया है। मैं भला अब सफाई सुथरी कहाँ कर सकती हूँ? तूने लड़की देख ली है, हाँ कह देगा तो मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर हो जाएगी और बहू आ जाने से मेरा अकेलापन जाता रहेगा। मैं चुपचाप खड़ा चाची की कथा सुनता और कुदरत के इस अजीबोगरीब खेल पर हैरान होता रहा कि एक लड़की साहूगारी में, दूसरी बाटीपुरा में छोड़ आया हूँ और तीसरी यहाँ मेरे स्वागत के लिए तैयार बैठी है। आखिर किसे ब्याह करूँगा? चाची मेरी परेशानी को भांप गई। सोच में पड़ गया है। मुझे तो मंजूरी बहुत अच्छी लगी है, पर मैंने अभी हाँ नहीं की। माधु बहन बड़ा जोर देती रही कि बात पक्की हो जाए, मगर मैंने क्या दिया था कि मेरा केशव लड़की को पसंद करे तब बात पक्की होगी। माधु बहन बोली तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, केशव आकर अपनी तसल्ली कर ले, मंजूरी के साथ कुछ दिन घुल मिलकर देख ले। उसका विचार है कि तुम और मंजूरी इकट्ठे फिरोगे, एक दूसरे के साथ रहोगे तो आपस में प्यार हो जाएगा। मैं तो समझ गई हूँ, मंजूरी प्रेम करने वाली लड़की है, हर वक्त कमरे में घुसी तेरी तस्वीर देखती रहती है, पर तुझे पसंद आ जाए तब है ना। मुझे विश्वास है तुझ पर, तू मेरी पसंद को नहीं ठुकराएगा। भला मैं तेरे लिए ऐसी वैसी लड़की थोड़ी पसंद करूंगी, हजारों में एक है। मैं हैरानों परेशान खड़ा उसे देखता रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि चाची से क्या कहूँ क्या ना कहूँ। मुझे इसलिए बुलाया है तूने कि तेरी मंजूरी को पसंद कर लूँ। देख उल्टी सीधी बात ना कर, बुलाया तो इसलिए था कि मैं तेरे बगैर उदास हो गई थी। अब मंजूरी बीच में आ गई है तो मेरी खातर उससे भी बातचीत कर ले, पर उसका दिल ना तोड़ देना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। चाची की इस बात से वादे हो गया कि वह मंजूरी को अपनी बहू बनाने का फैसला कर चुकी है और मेरे इनकार की गुंजाइश नहीं। चाहता था कि कह दूं, चाची तेरी 2 बहुएं तो पीछे छोड़ आया और उन्हीं के बारे में तेरी आज्ञा चाहता हूँ, मगर चाहने के बावजूद मैं उसे कुछ ना कह सका। शायद सुंदरमती या जलपिना के बारे में बात करने का ये मौका नहीं था। मैं जानता था कि चाची एकदम इनकार कर देगी, क्योंकि उसने मंजूरी को अपनी आशाओं की पुतली बना रखा था और पुतली को घर बुलाए बैठी थी। सोचा एक दो दिन ठहर कर बात करूंगा। आ गया तो मुझे सिर्फ सुंदरमती के बारे में दरकार थी। जनपिला के मतलब सोचना था कि उसे दिया हुआ प्रेम का कौल कैसे पूरा करूंगा, मगर इस वक्त सुंदरमती का नाम लेना भी मुनासिब नहीं था। चुनाचा मैंने चुप ही भली समझी। चाची कहने लगी, मैंने तुझे हर बात समझा दी है, चल अब बाहर चलें। ना जाने माँ बेटी क्या सोच रही होंगी। तुझे देखते ही मेरा सारा रोग दूर हो गया। अगर मंजूरी पर हाथ रख देगा तो मुझे नया जीवन मिल जाएगा। मैं चाची के साथ कुछ उखड़ा उखड़ा सा बाहर आ गया। माधु मासी बोली, अरे मंजूरी, केशव सफर से आया है, खाना खिला देना।
नहाऊंगा पहले, जा मंजूरी टब में पानी भर दे, मैं खुद भर लूंगा। अरे बेटा, मंजूरी के होते तुम काम करते अच्छे लगते हो क्या? मंजूरी ने टब में पानी भरा, तौलिया साबन रखा तो मैं गुस्ल खाने में घुस गया। नहा धोकर अपने कमरे में आया कि मंजूरी भी पहुंच गई। बोली, मैंने खाना परोस दिया है, आकर खा लो। और उसके साथ साथ रसोई घर में गया। खाने पर बैठा तो वो भी मेरे पास बैठ गई। बाहर आंगन में चाची और माधु मूसी अपनी बातों में मगन थी। मैं समझ गया कि मंजूरी को मेरी सेवा के लिए वक्फ कर दिया गया है ताकि उसे जल्द से जल्द पसंद कर सकूं। खाना मज़ेदार था। खाते खाते अचानक मेरा हाथ रुक गया। क्या तुम नहीं खाओगी? तुमने पूछा ही नहीं कैसे खाती? पहले किससे पूछकर खाया करती थी? पहले की बात छोड़ो, अब तुम्हारी आज्ञा चाहिए। मैं क्यों रोकूंगा तुम्हें? खाओ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा कि आते ही तुम्हारे साथ खाने बैठ गई? तुम जैसी सुंदर लड़की के साथ मिलकर खाना बुरा क्यों लगेगा? क्या मैं सुंदर हूँ? उसने मुस्कुराकर पूछा और ये पहली मुस्कुराहट थी जो उसने मुझ पर निछावर की। तुम्हारी उम्र में ये हर लड़की सुंदर लगती है और तुम तो चकमा लड़की हो। तुम्हारा रंगो रूप सबके मन को भाता होगा। वो खाने में शरीक हो गई और लुकमा उठाते हुए बोली, दूसरों को छोड़ो, अपनी बात करो, तुम्हारे मन को भाती हूँ या नहीं? बड़ा टेढ़ा सवाल कर दिया मंजूरी ने। सुंदरमती और जलपीना की तरह उसके रूप में भी दिलकशी थी। कितने ही चकमा जवानों से पागल हुए होंगे। मैंने जवाब दिया, आज ही तो आया हूँ, इतनी जल्दी क्यों कर फैसला कर सकता हूँ? फैसला करने में कितनी देर लगा दोगे? मैं चौंक गया और वो तो हाथ पर सरसों जमाए बैठी थी। देर सवेर तो हो जाती है मंजूरी, तुम खाना खाओ, जल्दी काहे की है? जल्दी मुझे नहीं, तुम्हारी चाची को है। उसने दूसरी मुस्कुराहट फेंकी। क्या मेरे हाथ से खाओगे? बस मैं तो खा चुका, वाकई खाना खत्म कर चुका था। मंजूरी की पेशकश बहुत लेट थी। फिर अपने हाथ से एक निवाला मेरे मुंह में डाल दो। सोचो, चाची के लाडली पुतली है, कहीं बुरा ना मान जाए। एक निवाला उठाकर मुंह में डाल दिया। उठा और वो भी साथ ही उठी। हाथ धुलाऊं तुम्हारे? अरे तुम क्यों तकलीफ करती हो, मैं धो लूंगा। नहीं, मैं धुलाती हूँ। फिर वो हाथ धुलाने के लिए बर्तन में पानी लेकर मेरे सामने झुक गई। मैंने हाथ धोए और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। सोच रहा था कि चाची से सुंदरमती की बात किस तरह छेड़ूं कि मंजूरी पलंग के पास आकर खड़ी हो गई। सर दुख रहा है, दबा दूं? वो मुझसे घुल मिल जाने की कोशिश कर रही थी। सर फफर में जागता रहा हूं। नींद आ गई तो सर दर्द दूर हो जाएगा, पर दिन में नींद मुश्किल से आती है। लाओ मैं सुला देती हूँ तुम्हें। ये कह कर वो मेरे पास पलंग पर बैठ गई। क्या लोरी देकर सुलाओगी? तुम बच्चे तो नहीं, मर्द हो, फिर कैसे सुलाओगी? मेरी नजरें बार बार उसके भारी जूड़े पर फिसल जाती। पहलू के बल लेट जाओ, मुंह उधर कर लो। मुंह उधर कर लिया तो तुम्हारा जूड़ा कैसे देखूंगा? अच्छा लगता है तुम्हें? इतना बड़ा है जब भी तो अच्छा लग रहा है। तुम कहोगे तो खोल दूंगी। अभी खोल दो ना। ना जाने मैं उस जोड़े के पीछे क्यों पड़ गया था। अभी नहीं, चाची और माँ बाहर बैठी हैं। फिर सही, वो तो बाहर बैठी हैं और हम अंदर हैं। वो मुस्कुरा दी और तीसरी मुस्कुराहट बड़ी घायल कर देने वाली थी। अब मैं उसकी नथनी को देखने लगा जिसमें चने के दाने से भी छोटा एक सुर्ख मोती जुगनू की तरह चमक रहा था। मुझे लड़कियों का नथनियाँ पहनना अच्छा नहीं लगता, मगर ना जाने मंजूरी की नथनी क्यों अच्छी लग रही थी और जी चाहता था कि उसे देखता रहूं। उसने तवज्जो दिलाई। पहलू के बल लेट जाओ, तुम्हें सुला दूं। मैं हैरान था कि पहलू के बल लेटने से क्या होगा। फिर भी करवट बदल ली कि देखूं तो सही नींद का कौन सा मंत्र फूंकती है। फौरन इसकी नरम गरम उंगलियां मेरी गर्दन पर फिसलती हुई कंधों के पट्टों पर हरकत करने लगी। वो अपनी गुदगुदी करती हथेलियों से पट्टों को दबाने लगी और कुछ ऐसा जादू था उसके हाथों में और दबाने में कि मेरी आंखें होले होले बंद होती चली गईं। फिर चंद ही लम्हों के बाद मैं नींद के घने जंगल में पहुंच गया और क्या देखता हूं कि उस जंगल में बहुत सी चकमा लड़कियां शोख रंग की धोतियां बांधे, चुस्त कुर्तियां पहने, सरों पर बड़े बड़े जूड़े लपेटे, छोटी छोटी नथनियां लटकाए एक दायरे में घूम रही हैं, नाच रही हैं। उनके गदराए हुए बदन और भारी कूली एक सी तरतीब के साथ यूं हरकत करते कि कच्ची टहनियों की तरह पतली पतली कोमल सी कमरें कई के बल खा रही थीं और अंधेरे में उनकी नथनियों के सुर्ख मोती यूं चमक जाते थे जैसे अंधेरी रात में जुगनू उड़ रहे हों, सितारे चमक रहे हों। वो न जाने कब तक नाचती रहीं। मैं न जाने कब तक उनका नाच देखता रहा। उनके बड़े बड़े जूड़े पुरकशिश और हैरान कुन थे। पता नहीं उन्होंने क्या लपेट रखा था। जूड़ों में वो कुल 7 थीं और 7 के जिस्म एक से, धोतियाँ एक सी,
कुर्तियाँ एक सी, नथनियाँ एक सी, जोड़े एक से थे। मैंने गौर से देखा तो तस्वीरें हैरत बन गया, क्योंकि उन सब की सूरतें भी एक सी थीं और वो सब मंजूरियाँ थीं, एक दूसरे की हम शक्ल, एक दूसरे की हमजाद। मैं इकट्ठी 7 मंजूरियों को देखकर पागल सा हो गया और सोचने लगा, किसी एक को बुलाकर पूछूं कि उनमें असल मंजूरी कौन सी है। मगर मुझ पर हैरत का एक और साया गुजरने लगा, क्योंकि वह सातों हम शक्ल ही नहीं, हम आवाज़ और हम हरकत भी थी। अगर एक मंजूरी बोलती तो यूँ लगता जैसे सातों मंजूरियाँ एक साथ बोल रही हों। एक मंजूरी अपनी पतली सी कमर लचकाकर भारी कोलों को घुमाती तो सारी मंजूरियों के कमरे लचकने और कूले घूमने लगते। जिस तरह बटन दबाने से बिजली के कई बल्ब बीक वक़्त रोशन हो जाते हैं, उसी तरह उनके जिस्मों की हरकत, होंठों की हर जुम्बश यकसा थी। एक तिलस्म होशरुबा मेरे सामने था। अचानक किसी ने मेरे कान में सरगोशी की, थारो केशव, ये सब मंजूरियाँ तुम्हारे लिए हैं। मैंने इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। शायद जंगल की हवा मुझसे सरगोशी करती गुजर गई। मेरी सारी तवज्जो उनके जूड़ों पर थी या फिर चमकती दमकती नथनियों पर। मेरे दिल में ज़बरदस्त शौक उठा। फ़ौरन आवाज़ दी, मंजूरी यहाँ आओ मेरे पास। सब मंजूरियों ने एक साथ गर्दन घुमाकर मुझे देखा। यूँ लगा कि मेरे पास आने से हचकिचा रही हैं। फिर एक आवाज़ बुलंद साफ सुनाई दी जो कह रही थी, चली जाओ ना, तुम्हें बुला रहा है। ये अल्फाज सुनते ही सातों मंजूरियों के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, जैसे सब उसी इजाज़त की मुंतज़िर थी। फिर वो सातों नाज़ो अदा से चलती करीब आई और मेरे गिल्द हल्का बांध कर खड़ी हो गई। और इतना तंग था वो हल्का कि जिस मंजूरी को चाहूँ हाथ बढ़ाकर छू सकता था। उन्होंने अपनी लंबी लंबी गुलाफी आंखों से मुझे देखा और सातों बीक ज़बान बोली, मैं आ गई हूँ, क्या कहते हो।